माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 6 साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन का प्रीवियस नहीं प्रैक्टिस पेपर का जो डीओई की तरफ से न्यू प्रैक्टिस पेपर आया है। किसके तरफ से? डीओई की तरफ से। ठीक है, जो प्रैक्टिस पेपर आया है न्यू प्रैक्टिस पेपर 25-26 के लिए, जो एग्जाम देने से पहले आपको ये प्रैक्टिस पेपर दिया है ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके एग्जाम देने के लिए जाए। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी पैटर्न रहेगा, वो इसी प्रैक्टिस पेपर से लिया गया है। तो इसीलिए एग्जाम होने से पहले आपको ये दिया जाता है ताकि बच्चे प्रैक्टिस करके जाए और जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस होंगे उसका एग्जाम में उसी तरह से अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो बढ़िया से अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आप एग्जाम देने के लिए जाइए। आप न्यू हो, आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो स्टूडेंट, देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों के पास। अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है इस क्वेश्चन पेपर का तो वो लोग भी कर ले, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। कक्षा 6 और ये क्या है? विज्ञान साइंस। आपका एग्जाम होगा 2.5 घंटे का स्टूडेंट्स और अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 60 मार्क्स मिलेंगे, ये ध्यान देना। चलो, सभी प्रश्न को भरना क्या है? अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में क ख ग घ अंग कितने? क ख ग घ अंग टोटल कितने? 5 खंड है यहाँ पे, है ना। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिया हुआ है। खंड क में आपका 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन है जो 1 अंक का है। खंड ख में आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन है 2 से 5 तक में। 6 से 8 तक में खंड ग है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। आगे 9 से 11 इस 5 अंकों का है और खंड अंक जो है 12 से 15 में आपका है। जो ये क्या है? केस आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देखिए। चलिए, सभी क्वेश्चन के सामने अंक दिए रहेंगे, ध्यान देना। चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। खंड क पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वस्तुओं को उनके समान गुणों के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि क्या कहलाती है? वस्तुओं को उनके समान गुणों के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की जो विधि कहलाती है वो कहलाती है समूह बनाना। क्या बनाना? समूह बनाना। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कौन सा पोषक तत्व हमें लंबा होने और मजबूत मांसपेशियां बनाने में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 3। 3 नंबर में है, संतुलित आहार में सम्मिलित होना चाहिए केवल फल और दूध, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, केवल वे खाद्य पदार्थ जो हम पसंद करते हैं। डी नंबर में अधिकतर जंक फूड। ठीक है, तो ये 3 है आपके। 3 में से आपका सॉरी तीसरा नंबर में आपका ये तीनों में चारों में से ऑप्शन में से कौन सही होगा? और देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, निम्न में से पौधों में से कौन सी क्रिया अथवा गति को दर्शाती है? दौड़ना, श्वसन, फूलों का खुलना और बंद होना, भोजन करना। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूलों का खुलना और बंद होना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, सुबह घास पर ओस जमना किसका उदाहरण है? गलन, संघनन, वाष्पीकरण या फिर जमना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, जमना। ओके, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करने पर वह बदलकर क्या बन जाता है? भाप, बर्फ, वाष्प या फिर बादल? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बर्फ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। रेत से कंकड़ अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? निस्यंदन, ओसाई, हस्तचयन या फिर चालन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, हस्तचयन। 7 नंबर में समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि हस्तचयन, निस्तारण, वाष्पीकरण या फिर चालन? तो राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, वाष्पीकरण। अब 9 नंबर में है आपका, एक छात्रा को चौक पाउडर, नमक तथा पानी का मिश्रण दी अथवा ग अथवा है, उसके चौक पाउडर और नमक दोनों को अलग अलग प्राप्त करना, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण क्रम अपना अथवा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए जो सही आपका लग रहा है वो उस पर टिक करना है। पहला है चालन, वाष्पीकरण, निस्यंदन। दूसरा निस्यंदन, वाष्पीकरण। तीसरा है आस्वादन, अवसादन, चालन, निस्यंदन, निस्यंदन, चालन।
तो यहाँ पे इन चारों में से आपका कौन सही है? चारों में है आपका बी नंबर सही है, निस्यंदन वाष्पीकरण। 10 नंबर में आपका है चुंबकीय दिक्सूचक या कंपास की सुई डैश दिशा में स्थिर होती है। तो वो होती है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, वो होती है एन एस की दिशा में, ठीक है, नॉर्थ साइड, नॉर्थ साउथ की दिशा में, ठीक है। आगे है 11 नंबर में है तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग की अथवा जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, ओडोमीटर। तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका बी नंबर थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है तापमान की अस्थायी मात्रा होता है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर उपयुक्त में सभी। तो तापमान का अस्थायी मात्रा होता है स्टूडेंट्स केल्विन। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो ये हो गया, हम लोग ऑप्शन वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स खंड ख। क्या करेंगे? खंड ख। यहाँ पे ए और बी में से किसी एक का उत्तर देना है। इसी प्रकार आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधों में अंतर लिखिए। तो देखिए इसमें 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर देंगे तो 2 ही लाइन, 1-2 लाइन काफी है इसके लिए। सो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे बीज, बीज के बारे में, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री के लिए। तो एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है, जबकि बीजपत्री में क्या होते हैं? दो बीजपत्र होते हैं, ठीक है। अब पत्तिया की अकॉर्डिंग बात किया जाए, पहले बीज के अकॉर्डिंग बात किया, दूसरा अंतर पत्तिया के अकॉर्डिंग बात करें तो एक बीजपत्री में समांतर शिराविन्यास होता है, जबकि द्विबीजपत्री में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। तो ये आप 2 उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। आगे देखते हैं, दूसरा है क्वेश्चन नंबर आपका बी। यहाँ पे बी नहीं अथवा है, इसमें से यह बनाओ या ये बनाओ। तो बी में दिया हुआ देखिए स्टूडेंट्स, मूली किस प्रकार की जड़ होती है? मूली किस प्रकार की जड़ होती है? मूली के पत्तों में किस प्रकार का शिराविन्यास पाई जाती है? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बस इतना लिखना है, मूली एक मूसलाव जड़ होती है जिसे विशेष रूप से फ्यूसिफॉर्म या तकली के आकार की जड़ कहा जाता है, जो बीच में मोटी सिरों पर पतली होती है। बस इतना ही लिखना है, 2 नंबर का है, बस इतना ही लिखना है, ठीक। कहाँ तक? इतना ही लिखना है, बस यहाँ से यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित का रूपांतर कीजिए। 3 मीटर को दूसरा बी नंबर में है 549 मीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मतलब कह रहा है किलोमीटर को मीटर में रूपांतरित कीजिए। तो 3 किलोमीटर, देखो 3 किलोमीटर को अब मीटर में बदलेंगे तो 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 3 किलोमीटर हो जाएगा 3 गुना 1000, है ना। कितना मीटर? 3000 मीटर, 3000 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 500 मीटर, 549 मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है, 549 मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है। तो देखो 549 मीटर को सेंटीमीटर में, एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 549 मीटर बराबर तो हो जाएगा 549, 2 जीरो है तो 2 जीरो, 549 मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 54,900 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में है ए और बी में से कोई एक उत्तर देना है। पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर लिखिए। तो भैया पारदर्शी और अपारदर्शी क्या होता है? जिससे आर पार दिखाई देता है पारदर्शी, जिससे आर पार नहीं दिखाया जाता है तो अपारदर्शी, ठीक है। तो इसको लिखना है बस, कैसे? यहाँ पे देखिए पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच के मुख्य अंतर की बात करें तो प्रकाश को गुजरने की क्षमता में से है, ठीक है। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को पूरी तरह क्या करती है? आर पार जाने देती है, जिससे आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है, जैसे कि ऊदा, कांच या पानी, ठीक है। इसके विपरीत अपारदर्शी क्या होते हैं? प्रकाश को बिल्कुल नहीं गुजरने देता है, जिससे आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है, जैसे छाया, कुछ भी दिखाई देता है, जैसे लकड़ी, धातु, दीवार, ठीक है। मान लो कि दीवार है बीच में, है ना, तो दीवार के आगे पीछे क्या हो रहा पता नहीं चलेगा, ठीक है। लकड़ी भी है सामने में कुछ, तो ये ऐसा चीज है जिससे आर पार नहीं, ऐसी शीशा होगा, है ना,
तो अगर पानी उनी में भी रहता है अगर तो उसमें भी आर पार दिखाई देता है लोगों को, पानी में अगर तैरता है तो वो भी दिखाई देता है साफ पानी में, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ गए। आगे अगला है पदार्थ की परिभाषा दीजिए। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या है? ये देखिए पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान, और द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है, ठीक है, स्थान घेरती है, और वो छोटे छोटे कणों, परमाणु या अणुओं से बनी होती है। द्रव्यमान की अगर ऐसा मात्रा की बात करें तो वो किलोग्राम होता है, क्या होता है, केजी होता है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में भी यही कह रहे हैं, आवास की परिभाषा दीजिए। ये भी 2 नंबर वाले, आवास की परिभाषा दीजिए, किसी दो प्रकार के आवासों के नाम लिखिए। यहाँ पे देखिए आवास का अर्थ है उस सुरक्षित स्थान या आश्रय से है जहाँ कोई व्यक्ति, परिवार या जीव निवास करता है और जो उसे मौसम खतरों से सुरक्षा तथा आराम प्रदान करता है। और इसमें से किसी दो प्रकार के नाम बताइए। तो ये आप लिख सकते हैं क्या क्या, अस्थाई आवास और अस्थाई आवास, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन अब अथवा है बी नंबर, गर्म रेगिस्तान के ऊंट और ठंडे रेगिस्तान के ऊंट के मध्य दो भिन्न तुलनात्मक गुण दिखे, दोनों के बीच क्या अंतर हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए गर्म रेगिस्तान के ऊंट और ठंडे रेगिस्तान ऊंट के मध्य, तो गर्म और ठंडे रेगिस्तान, यहाँ पे आंसर है गर्म और ठंडे रेगिस्तान के ऊंटों में दो मुख्य अंतर उनके कुबर और बालों में से होते हैं। तो गर्म रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो ऊंट होते हैं उनका ऊंट का केवल एक एक कुबर होता है और शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं ताकि उन्हें गर्मी ना लगे, है ना। और आगे है जबकि ठंडे रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो ऊंट होते हैं वो दो कुबर वाले होते हैं और उनके शरीर पर घने लंबे ऊनी बाल होते हैं जो उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाती है। ओके, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6 और ये खंड ग है। तो ये 3 मार्क्स वाले यहाँ पर क्वेश्चन है। तो राहुल को सांस फूलना और कमजोरी महसूस होती है। डॉक्टर ने उसे रक्त की जांच करने कर एक खनिज पूरक दी अथवा कुछ खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी। तो वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है? पहला में जो आपका आंसर हो जाएगा वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है, तो होगा एनीमिया। एनी एनीमिया, एनीमिया, इसे आप लोग लिख लीजिए। दूसरा, उसके आहार में कौन सा खाद्य घटक कम हो सकता है? वो आयरन या आयरन खनिज, ठीक है, आयरन, समझ लो आयरन, ठीक है, खनिज। आगे आपका है तीसरा नंबर में, इस समस्या को दूर करने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए? देखिए उसे खाना होगा हरी पत्तेदार सब्जियां, है ना, पालक, चुकेदार धनिया, ठीक है, और दूसरी बात गोभी, ये सब, और इसे खाना चाहिए मीट, सेब, अनार, ये सब चीज, ठीक है। फल में अगर बात करें तो अनार सेब खाना चाहिए। आगे उचित आहार लेते समय भोजन को ठीक से चबाना क्यों आवश्यक है? भोजन को करने की कोई दो स्वच्छ आदतें बताइए जो हमें स्वस्थ रखती है। इसका आंसर यहाँ लिख सकते हैं, उचित आहार लेते समय भोजन को ठीक से चबाना अ, आवश्यक है क्योंकि यह पाचन एंजाइमों के साथ लार अच्छी तरह से मिश्रित करता है और उसे, जिससे भोजन के बड़े टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, है ना। यह पाचन को आसान बनाता है, पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है और पेट फूलना, कब्ज व एसिडिटी जैसी समस्याओं से बचाता है। ये हो गया आपका राइट आंसर। उनकी स्वच्छ आदतें की बात करें तो खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, धीरे धीरे और बैठकर चबाकर खाना चाहिए, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपका है रेखीय गति, वृत्तीय गति, आवर्ती गति का परिभाषा देना है और एक उदाहरण देना है। तो यहाँ देखिए रेखीय गति परिभाषा, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा ये सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करती है तो उस गति को क्या कहते हैं, रेखीय गति। उदाहरण, सीधी सड़क पर चलती हुई कार या बंदूक से निकली गोली, ये रेखीय गति है। अगला है वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें दिशा लगातार होता है। और उदाहरण, धागे से बंधी पत्थर को घुमाना, छत के पंखे के ब्लेड की गति, ठीक है, ये सब कौन सा गति है, वृत्तीय गति। आवर्त गति क्या होता है देखो,
जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है तो उसे उस गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि दीवार की घड़ी, घड़ी के पेंडुलम की गति, या फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे आगे आपका आया है स्टूडेंट्स 8 नंबर, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। यहाँ देखिए, चुंबकीय पदार्थ वे हैं जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ना। मतलब लोहा हो गया, वो चुंबकीय, वो क्या होता है, चुंबक के सामने रखो तो उसको जल्दी से खींच लेता है, तो वो चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। कौन, लोहा। जैसे कि लोहा, निकेल या कोबाल्ट। इसके विपरीत चुंबकीय पदार्थ वे हैं जिन पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और चुंबकीय पदार्थ वो करता है। जैसे कि लोहा, चुंबक पर, जैसे कि मतलब पेन मान लो, लकड़ी मान लो, इसमें चुंबक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसमें क्या हो जाएगा, और ये और चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कांच। अगला है अथवा में, चुंबक किस प्रकार अपनी चुंबक शक्ति खो सकता है, कोई 3 अवस्थाएं लिखिए। इसका आंसर यहाँ लिख सकते हैं, चुंबक अत्यधिक गर्मी, लगातार भौतिक आघात, या फिर गलत भंडारण के कारण अपना चुंबक तो खो सकता है, जिससे उसके भीतर चुंबकीय डोमेन अवस्थित हो जाता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 अवस्था की बात करें तो अत्यधिक गर्म करने पर, ठीक है, दूसरा भौतिक आघात, तीसरा गलत भंडारण, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका खंड घ। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का उपयोग कर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। क्या है भैया, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल है, सौर ऊर्जा है, ये सब आपको दिया है हिंट एक प्रकार से। पहला है कि कारों में प्राय उपयोग की अथवा जाने वाली ईंधन क्या कहलाता है, कारों में अगर प्राय उपयोग की जाने वाली ईंधन क्या कहलाता है भैया, पेट्रोल। कारों में क्या पहला नंबर क्या हो जाएगा, पेट्रोल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, पेट्रोल। कार में पेट्रोल भी लगते हैं, डीजल भी लगते हैं। ठीक है, आगे आगे है, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण दीजिए, तो लिखेंगे सौर ऊर्जा। ठीक है, पेट्रोलियम और कोयले को सामान्यतः डैश कहा जाता है, तो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन। आगे, वर्षा के जल को इकट्ठा कर बड़े पैमाने पर संग्रहित करना, तो क्या कहलाएगा, वर्षा जल संचयन, है ना, वर्षा वर्षा जल संचयन। आगे है आपका डैश, 5 नंबर में, डैश गैसों का मिश्रण है, वायु। क्या हो जाएगा, वायु। वायु गैसों का क्या है, मिश्रण है, हो गया। 10 नंबर में आपका मिलान करने के लिए क्या है, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना, जो सही है उस पर आपको मिलान करना है। पहला नंबर है हिमीकरण, तो ये किससे हम लोग मिलाएंगे, बी से, पानी से बर्फ। जल चक्र, ठीक है, जल चक्र ये हो जाएगा प्रकृति में जल का निरंतर चक्रण। संघनन, संघनन में हो जाएगा आपका डी नंबर, ऊंचाई पर जलवाष्प का ठंडा होना। आर्द्रता, आर्द्रता में आपका हो जाएगा ई नंबर, वायु में जल की मात्रा। बादल, बादल ये आ जाएगा कोहरे का बनना। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब आता है 11 नंबर आपके, इसमें 5 नंबर दिए जा रहे हैं। उपग्रह क्या है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम उपग्रह में अंतर बताइए, ये दोनों बनाएंगे आपको 5 नंबर मिलेगा। देखिए, पहला था हमारा उपग्रह क्या है, तो उपग्रह एक ऐसी वस्तु है जो किसी बड़ी वस्तु के चारों ओर घूमती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी एक उपग्रह है। पृथ्वी, सॉरी, उदाहरण के लिए पृथ्वी एक उपग्रह है क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर घूमती है, और चंद्रमा भी एक उपग्रह है जो किसके चारों ओर घूमती है, पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था प्राकृतिक एवं कृत्रिम उपग्रह में अंतर। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह में अंतर। तो देखिए, प्राकृतिक उपग्रह ये अंतरिक्ष में ग्रहों या पिंडों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड है जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो रहे होते हैं। ठीक है,
इन्हें मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता। इन्हें किसके द्वारा? मनुष्य द्वारा। इनसे मनुष्य नहीं बनाते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का चंद्रमा और मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबस और डीमोस शामिल है। कृत्रिम गोरा क्या होता है? ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिन्हें विशिष्ट उद्देश्य जैसे कि संचार, मौसम की निगरानी, वैज्ञानिक अनुसंधान, इन सब के लिए खगोलीय पिंडों की कक्षा में जानबूझकर स्थापित किया जाता है। ठीक है। उदाहरण में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, हबल स्पेस टेलीस्कोप, जीपीएस सिस्टम, ये सब आदि। तो इस तरह से आपका आंसर था। अगला है अगला स्टूडेंट्स आपके सामने अथवा सौर मंडल क्या है? इसके किसी भी 4 पिंडों के नाम लिखे। दूसरा है सूर्य को सौरमंडल का केंद्र क्यों माना जाता है? इसका आंसर देना है। चलिए, सौरमंडल क्या है भाई? सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों का क्या है? समूह है। सौरमंडल में सूर्य के 8 ग्रह, उनके उपग्रह और उनके कई छोटे छोटे खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड शामिल होते हैं। इसके किन्हीं 4 पिंडों के नाम कर बताएं तो भैया क्या हो जाएगा? सन, ग्रह जैसे पृथ्वी, उपग्रह चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन था सूर्य को सौरमंडल का केंद्र क्यों माना जाता है ना? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। सूर्य को सौरमंडल का केंद्र माना जाता है क्योंकि यह सौरमंडल के केंद्र बिंदु के बहुत करीब स्थित है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल ही सभी पिंडों को अपनी ओर क्या करती है? खींच कर रखता है। तो इस तरह से ये भी हो गया कंप्लीट। अब खंड अंग है, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे। खंड अंगों में आपको पढ़ के आंसर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक मछली, एक गाय और पक्षी को निरीक्षण में रखा गया। अथवा मछली जल में तैरती है, गाय नथनों से सांस लेती है और पक्षी अंडे देकर प्रजनन करता है। तीनों को भोजन की आवश्यकता होती है, पर इसका जीवन अथवा फन यापन भिन्न होता है। अब देखो ए नंबर में है, देखिए पक्षी द्वारा अंडे देना जीवधारी के किस गुण को दर्शाता है? मछली किस प्रकार गति दिखाती है? पहले देखिए इसका आंसर देखते हैं। पक्षी द्वारा अंडे देना जीवधारी के किस गुण को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा प्रजनन। मछली किस प्रकार गति करता है? तैरकर। ठीक है। और तीनों जीवों में एक समानता लिखिए। तो 3 जीवों में एक समानता क्या हो जाएगा? भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता। ठीक है। अगला है उद्दीपन की परिभाषा दीजिए। क्या? उद्दीपन की परिभाषा दीजिए। तो आंसर लिख सकते हैं उद्दीपन के किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु में प्रतिक्रिया, उत्तेजना या फिर किसी उत्पन्न करने वाला कोई भी बाहरी या आंतरिक कारक। यह आंतरिक कारक है ना, यह वह तत्व है जो किसी भाव या क्रिया को तीव्र, प्रेरित या जागृत करता है। उदाहरण के लिए भूख लगने पर भोजन का दिखना, तेज आवाज सुनकर चौंकना। ठीक है, ये उद्दीपन कहलाता है। अगला है 13 नंबर में। एक छात्रा ने विभिन्न पदार्थों की जल में घुलनशीलता की जांच की। उसने अलग अलग गिलास में चीनी, रेत, नमक, तेल और चाक पाउडर डाला और हिलाया, है ना? हिलाया अथवा लिखा है हिलाया। उपरोक्त दिए गए कौन से 2 पदार्थ जल में घुलेंगे? उपरोक्त दिए गए कौन से 2 पदार्थ जल में नहीं घुलेंगे? ठीक है। यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे चीनी जल में घुल जाएंगे, नमक जल में घुल जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या है? 2 पदार्थ नहीं घुलेंगे। ठीक है, पानी में रेत नहीं घुलेंगे और तेल नहीं घुलेंगे। ठीक है, घुलेंगे नहीं। बस हो गया। जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? घुलनशील पदार्थ। जो यह हो गया घुलनशील पदार्थ। इसका जल में घुलनशील 2 गैसों के नाम। इसके लिए आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन और CO2। ठीक है, ये हो गया। अब अगला है 14 नंबर। मीना और उसकी माँ रसोई में अनाज साफ कर रही है। गेहूं में छोटे पत्थर और भूसी मिली हुई है। माँ पहले पत्थरों को हाथ से चुनकर अलग करती है, फिर पंखे के सामने धीरे धीरे गेहूं डालती है, जिससे हल्की भूसी उड़ जाती है। तो मीना की माँ द्वारा पत्थर अलग करने की कौन सी विधि प्रयोग की गई है? देखो ए नंबर पे आपका हो जाएगा
हस्तचयन, हस्तचयन। ओके। बी नंबर में हो जाएगा ओसाई। इस विधि को भूसा अलग करने की विधि को ओसाई कहते हैं। ठीक है, आगे सी नंबर में भूसी क्यों उड़ जाती है जबकि गेहूं के दाने सीधे नीचे गिरते हैं? तो ये आपका, इसके लिए आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, घनत्व में अंतर, घनत्व में अंतर। ओके। और डी नंबर में इस विधि का एक और उदाहरण दीजिए। तो अनाज से कीटों को अलग करना। ठीक है, अनाज से कीटों को अलग करना, करना। ठीक है, आंसर हो गया ये। अगला है 15 नंबर। एक मौसम केंद्र ने शीत ऋतु के निम्न तापमान दर्ज देखे हैं। सुबह 12 डिग्री सेल्सियस, दोपहर 19 डिग्री सेल्सियस, साय 14 डिग्री सेल्सियस, रात 10 डिग्री सेल्सियस। इनमें से सबसे कम तापमान कौन सा है? ठीक है, सबसे कम कम तापमान साफ साफ दिख रहा है कि आपका रात का तापमान। ठीक है, रात का तापमान। ठीक है, रात का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस? 10 डिग्री सेल्सियस। आगे सुबह से दोपहर तक तापमान में कितनी वृद्धि हुई? तो सुबह से दोपहर में तापमान में वृद्धि हुई 19 में 12 गया 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे मौसम केंद्र में वायु का तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग की जाती है? अथवा यहाँ पर गलत हो जाता है, की जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये अथवा अथवा कहीं कहीं लग गया क्वेश्चन पेपर में, तो ये गलत से लगा है। मौसम केंद्र वायु का तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? वो किया जाएगा स्टूडेंट थर्मामीटर, थर्मामीटर। ठीक है, अगला है मानव शरीर का सामान्य तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? कह रहा है कि आप फिर से समझो कि मानव शरीर का तापमान समान मानव शरीर का समान तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर करवाया, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर करवाया। आपका फर्ज होता है अब चैनल को क्या करें आप, सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा कि आप मेरा सपोर्ट कर पाएंगे और मैंने आपका सपोर्ट किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जन बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।